हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे पार्ट 5। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो दोस्तों, डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए हैं रासो ग्रंथ। ध्यान रखिए, डिंगल पिंगल भाषा में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो दोस्तों, ऑप्शन डी रासो साहित्य का। रासो साहित्य का दूसरा नाम है चारण साहित्य। दोस्तों, व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन एवं रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया। इस काल में राज आश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों एवं गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। और चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर ग्रियर्सन और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। दोस्तों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख है और सरहपा, सबरपा, लुईपा, विरूपा, डोम्बीपा, कण्हेपा, कुकरियप्पा आदि सिद्ध कवि हैं। ठीक है, सरहपा, सबरपा, लुईपा, विरूपा, डोम्बीपा, कण्हेपा, कुकरिप्पा। ठीक है, ये सभी सिद्ध कवि हैं। और नाथपंथी योगी अलख जगाते हैं। नागपंथी योगी क्या जगाते हैं? अलख जगाते हैं। अलख निरंजन जो बोलते हैं ना, सुना होगा आपने। ठीक है, तो नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठ योग संबंधी ग्रंथ घेरंड संहिता और शिव संहिता है। ठीक है, नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं, सबसे पुराना जिनमें हठ योग संबंधी ग्रंथ है वो कौन सा है? घेरंड संहिता और शिव संहिता। ठीक है, गोरखनाथ द्वारा रचित प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? हठ योग, गोरक्षनाथ, ज्ञानामृत, गोरक्ष कल्प। हठ योग, गोरक्षनाथ, ज्ञानामृत, गोरक्ष कल्प। ठीक है, ये गोरखनाथ की काव्य कृतियां हैं। ठीक है, जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य जो मिलता है वो किसमें? प्राकृत और संस्कृत में मिलता है। और जैन साहित्य के लेखक कौन? अग्रचंद्र नाहटा थे। अग्रचंद्र नाहटा। ठीक है, ध्यान रखिए, जैन साहित्य के लेखक। जैन साहित्य जिसे आगम भी कहा जाता है। पूछा जाएगा कि आगम किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे जैन साहित्य को। ठीक है, और इनकी संख्या 12 बताई जाती है। किसकी? जैनों की। ठीक, इतना बस आप याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? तो दोस्तों, नहीं है वाला प्रश्न है। तो 84 सिद्धों में जो नहीं है वो है शार्ंगधर। ठीक है, शार्ंगधर 84 सिद्धों में नहीं है। बाकी विरूपा, कण्हेपा और कुकरियप्पा ये 84 सिद्धों में हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया जा रहा था। किसमें? आदिकालीन साहित्य में। ठीक है, अगला प्रश्न है, वीर गाथा कालीन रासो। वीर गाथा कालीन रासो यानी कि आदिकाल में जो रासो लिखे जा रहे थे वो। ठीक है, तो देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। बात आदिकाल की ही हो रही है यहाँ पे, लेकिन नाम क्या है? वीर गाथा कालीन। तो आपसे प्रारंभिक काल भी पूछा जा सकता है कि ये, तो आप ध्यान रखिए कि किस काल की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो दोस्तों, नेगेटिव वाला प्रश्न है, तो इसमें ऑप्शन सी कृष्ण लीला का प्रतिपादन हमें वीर गाथा कालीन रासो काव्य में नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि कृष्ण लीला का संबंध किससे? भक्ति साहित्य से है। ठीक है, तो बाकी किसका मिलता है? आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन मिलता है, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण भी मिलता है, और युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन भी मिलता है। जो नहीं मिलता वो है कृष्ण लीला का प्रतिपादन। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 65।
हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? तो दोस्तों अब लगा लीजिए 700 से 1400 ईस्वी, कितना टाइम हो गया? 700 साल हो गया। ठीक है, तो जो 700 साल का समय रहा है, ठीक है, उस कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, चारण काल। चारण काल नाम दिया है डॉक्टर ग्रियर्सन ने। किसको? हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को। ठीक है, और वे इसका प्रारंभ कब से? 640 ईस्वी के आसपास से इसका प्रारंभ मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि अधिकतर विद्वानों की कृतियों में ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन 700 से 1300 उद्धृत मिलता है। 700 से 1300 ईस्वी ही मिलता है और उनमें चारण काल कहा गया है, यानी उन्होंने चारण काल ही बताया है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी कहा गया है। ठीक है, तो अलग अलग भी मत होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर को आप उसके थोड़ा सा समय के आसपास के समय को भी ध्यान में रखते हुए आप अपना आंसर टिक करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, गय शैली का प्रयोग हुआ है बीसल देव रासों में। ठीक है, बीसल देव रासों कैसी रचना है? गयात्मक रचना है। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखें जरा, बीसल देव मूलतः गय काव्य था। ठीक है, इसके रूप में परिवर्तन होता रहा। प्रेम एवं श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है। भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। ठीक है, कौन थी इसकी नायिका? राजा राजमती थी। ठीक है, राजा भोज परमार की पुत्री थी ये। ठीक है, और इस ग्रंथ की रचना नरपति नाले, किसकी रचना है ये? नरपति नाले की रचना है। और कब की? 1155 ईस्वी में की। ठीक है, बीसल देव रासों आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। बीसल देव रासों की श्रृंगार परंपरा आदिकाल में, जो बीसल देव की श्रृंगार परंपरा थी उसका आदिकाल में ही अंत नहीं हुआ। विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्ति काल के प्रेम आख्यानक काव्यों तक पहुंची। कृष्ण भक्तों को भी प्रभावित किया। रीति काल में जाकर इस सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ इस परंपरा का। ठीक है, और बीसल देव रासों में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। तो 12 मासा वर्णन सबसे पहले किस रचना में मिलता है? तो दोस्तों बीसल देव रासों में। किसकी रचना है? नरपति नाले की। कब हुई इसकी रचना? 1155 ईस्वी हुई। ठीक है, मूलतः कैसा काव्य है? तो बीसल देव गय काव्य है। इसकी नायिका है राजमती। बस इतनी बातें आप ध्यान रख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा ऑप्शन सी, नरपति नाले। नरपति नाले की रचना है बीसल देव रासों। निम्नलिखित रासों ग्रंथों में, दोस्तों प्रश्न देखिए, निम्नलिखित रासों ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है, तो कौन सा है वो? बीसल देव रासों। बीसल देव रासों किसका है ये? बीसल देव रासों नरपति नाले का। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस रासों काव्य का मूल वर्ण्य विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? ठीक है, तो मूल वर्ण्य विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। कौन सी रचना है? बीसल देव रासों। ठीक है, याद रखिए, ध्यान से देखिए प्रश्न दोस्तों। राजमती से नाराज होकर बीसल देव कहाँ चले गए थे? तो बीसल देव चले गए थे दोस्तों कहाँ पर? उड़ीसा। ठीक है, राजमती से रूठकर बीसल देव उड़ीसा चले गए थे। ठीक है, ध्यान रखिए। बीसल देव रासों में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में है। ठीक है, और राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा बीसल देव उड़ीसा, जो कि अब ओडिशा है, चला गया था और 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह से दुखी होती रही थी। 12 वर्ष तक मतलब वियोग बना रहा था। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस रासो ग्रंथ को आलेख खंड के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आलेख खंड के नाम से जाना जाता है
जागनिक कृत परमाल रासों को। ठीक है, परमाल रासों का एक भाग है आल्हे खंड। ठीक है, और किसकी रचना है ये? जागनिक की। ठीक है, और महोबा यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है महोबा के वीर आले और उदल की वीरता का वर्णन है। ठीक है, ध्यान रखिए। प्रश्न संख्या 74, वैसे प्रश्न संख्या का मैटर नहीं कर रही। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, प्रश्न है, देखते हैं। आले और उदल, आले और उदल के चरित्र को वीर गाथात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन सी जागनिक। ठीक है, तो आले और उदल के चरित्र को वीर गाथात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं जागनिक। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि आले खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? तो अभी हमने पढ़ा क्या? परमाल रासो। ठीक है, याद रखिए परमाल रासो। प्रश्न है, ध्यान से देखें। 12 बरस, यहाँ पे पंक्ति है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। 12 बरिस लई कुकर जिए ओ तेरे लिए जिए सियार, यानी 12 बरस लई कुकर जिए, यानी जो कुत्ते होते हैं वो 12 बरस तक जीते हैं और जो सियार होते हैं वो 13 बरस तक जीते हैं। ठीक है, बरिस 18 क्षत्रिय जिए, और जो क्षत्रिय का जीवन होता है क्षत्रियों का वो 18 वर्ष का होता है, और आगे जीवन को धिक्कार, और आगे के जीवन जो है वो धिक्कार योग्य होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा अर्थ है। तो फिर से सुने। 12 बरिस लई कुकर जिए ओ तेरे लई जिए सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों आल्हे। ठीक है, किस विधा की रचना है? तो ये आल्हे विधा की रचना है। ठीक है, ध्यान रखिए, आल्हे विधा की रचना है। ठीक है, तो उपर्युक्त पंक्ति जागनिक रचित परमाल रासों से ली गई है। पहली बात, ये परमाल रासों से ली गई पंक्ति है, और इसमें आल्हे और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। ठीक है, इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। इसी वजह से ये पंक्ति जो है वो खास है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं 18 साल तक जो है वो क्षत्रियों का जीवन है, बाकी अगर उसने अपना जीवन जी लिया तो ठीक है, अदरवाइज उसका जीवन जो है वो बेकार है। कुछ इस तरह का अर्थ। अगली पंक्ति है दोस्तों, जरा ध्यान से देखें। पंक्ति नहीं है, प्रश्न है। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो वीर गाथा कालीन प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, यह एक महाकाव्य भी है। ठीक है, ध्यान रखिए। देखते हैं, वीर गाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का पहला महाकाव्य बताया है। किसको? पृथ्वीराज रासो को, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। इसके रचयिता चंद्रबरदाई हैं। ठीक है, और चंद्रबरदाई को शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि बताया है। ठीक है, हिंदी का पहला कवि। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। ठीक है, सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन जो हुआ वो नागरी प्रचारिणी सभा यानी कि काशी से हुआ। ठीक है, और इसकी हस्तलिखित जो प्रतियां हैं वो उदयपुर के संग्रहालय में संग्रहित हैं। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान रखिए। और ये 69 सर्गों में है, 69 सर्गों में है। ठीक है, ध्यान रखें, ध्यान से देखें। 69 समय यानी कि खंड, समय लिखा है तो भी आप इसका उत्तर लगाएं, और खंड लिखा है तो भी आप इसका उत्तर कितना लगाएंगे? 69 लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखें, 69। ठीक, और 1585 में लिखित प्रति के आधार पर रासों का संपादन कराया है, और 16,306 छंद हैं। ठीक है, 16,306 छंद हैं, ध्यान रखें पहले उसमें खंड में। ठीक है, पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। 7,000 छंदों का काव्य। इसका प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं। ठीक है, प्रश्न दोस्तों देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, सूची 1 में क्या है कि रचनाकार हैं और नहीं कृतियां हैं। सूची 1 में कृतियां हैं और सूची 2 में रचनाकार हैं। तो देखते हैं, बिसलदेव रासो ये किसकी रचना है? तो हमने पढ़ा नरपति नाले की। पृथ्वीराज रासो ये किसकी रचना है? तो दोस्तों चंद्रबरदाई की रचना है। परमाल रासो ये किसकी है? तो दोस्तों जागनिक की रचना है परमाल रासो। और खुमांड रासो ये किसकी है? खुमांड रासो दलपति
विजय की रचना है खुमाण रासो। ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खुमाण रासो के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों खुमाण रासो के रचयिता हैं दलपति विजय की रचना है खुमाण रासो, याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। क्या उपलब्ध नहीं है? तो दोस्तों सिख साहित्य हमें आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में नहीं मिलता, ठीक है। सिर्फ कौन सा साहित्य मिलते हैं? तो मिलते हैं जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, ठीक है। बस ये 3 काव्य धाराएं हमें मिलती हैं, अदरवाइज सिख साहित्य हमें नहीं मिलता, ठीक है। ध्यान रखो। यहाँ पर जरा थोड़ी सी व्याख्या देख लें कि इस समय का जो आदिकालीन जो साहित्य था वो मुख्यतः किन रूपों में मिलता था? तो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य, प्रकीर्णक साहित्य। फिर से सुने, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य, प्रकीर्णक साहित्य, ये सब जो है काव्य धारा मिलती हैं किसमें? आदिकाल में। लेकिन सिख साहित्य जो है इस काल में नहीं मिलता, ठीक है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।